अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज आपके साथ अरशद शरीफ शहीद की अहलिया जवेरिया सदीक का एक कालम आपकी समातों की नज़र करूंगा, जो कि उन्होंने अपने शहीद शौहर अरशद शरीफ शहीद के नाम लिखा है। अरशद शरीफ शहीद। बेवगी एक ऐसा गम है कि मेरी दुआ है किसी औरत को इसका सामना न करना पड़े। शरीक हयात की जुदाई का गम कितना तकलीफ देह होता है, ये बात मुझे 24 अक्टूबर को पता चली। ये पूरा साल ही तकलीफ़ों में गुजरा, लेकिन कभी शिकवा कना नहीं हुए। सब्र करती रही और अरशद एक धीमी मुस्कुराहट के साथ मुश्किल हालात का मुकाबला करते रहे। इनका कहना था कि हर बात का जवाब दलील से दिया जाता है, पर इनके दुश्मनों ने बात के जवाब में दलील नहीं, गोली का इस्तेमाल किया। सीधा सर का निशाना लिया और एक तनकीदी आवाज़ को खामोश करवा दिया। मैं नहीं मानती कि कीनिया की पुलिस ने अरशद को गलती से कत्ल कर दिया। ये एक टारगेट किलिंग है। इन जैसे बहादुर सहाफ़ियों को हमेशा जान का खतरा रहता है। वो समझते थे कि अहले कलम तब्दीली ला सकते हैं, इसलिए वो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। इनको करप्शन से बहुत नफ़रत थी। वो इस बात पर सख्त रंजीदा होते कि पाकिस्तान कौम के साथ ज़्यादती हो रही है, इसके वसाइल से शराफी अपने असासे बना रही है। पाकिस्तान बदहाल होता जा रहा है और इस पर हुक्मरानी करने वाले अमीर वो इस निज़ाम में तब्दीली के ख्वाह थे। वो एक ऐसा निज़ाम चाहते थे जिसमें सब बराबर हूँ, जिसमें अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर हों। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने हाली हाथ आए और हाली हाथ चले गए, पर हाँ, जाते हुए अपने साथ लाखों दुआएं लेकर गए। मेरी कोशिश होती है कि अरशद इस सब में ना पड़ें, क्योंकि इससे निजी ज़िंदगी मुतासर होती है, पर वो अपना रास्ता चुन चुके थे। वो इसी पर चले और शहीद सहावत कहलाए। 40 रोज़ गुजर गए हैं, मेरे आंसू रुके हैं ना। मुझे यकीन आता है कि वो चले गए हैं। मुझे अब लगता है कि जैसे वो अभी आवाज़ देंगे कि जिया मेरी बात सुनो। अभी इनकी कॉल आएगी कि गेट खोल दो, या अभी इनका व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, पर ऐसा नहीं होता। मैं बार बार दरवाजे और गेट की तरफ देखती हूँ कि शायद वो वापस आ जाएं। इनको अपनी नज़रों के सामने अलविदा किया। इनकी कब्र पर जाती हूँ, लेकिन अब भी यकीन नहीं आता कि वो नहीं है। इनके होते हुए मुझे कभी घर से पाँव बाहर रखना नहीं पड़ा। जब इनका जसद हक़ आया तो मुझे ऐसी ऐसी जगह देखनी पड़ी कि शायद ही कभी किसी औरत या बेवा ने देखी हूँ। सरदहाना, पोस्टमार्टम का कमरा, हज़ारों लोगों का रश जो अरशद के लिए रो रहे थे, और कफन में लिपटा शौहर। ये सब देखना और सहना बहुत मुश्किल था और है। मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ देती रही कि अरशद उठो, उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना, देर हो रही है, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। इनके चेहरे पर सुकून था और धीमी सी मुस्कुराहट। मैंने डॉक्टर से कहा, ये जब कीनिया से आए तो इनका चेहरा खामोश था और ये क्लीन शेव थे। अब ये मुस्कुरा रहे हैं। रंग कितना साफ़ हो गया है और शेव भी बढ़ गई है। देखना, ये अभी जाग जाएंगे। उन्होंने कहा, यह शहादत की अलामत है। हमारी 11 साल तक रफ़ाकत रही। मेरी आंखों के सामने वो मनाजर आते रहे जो हमने साथ गुजारे। अपने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पर फूट फूट कर रोना आता रहा। जब इनका जनाजा पढ़ा जा रहा था तो मैं फैसल मस्जिद की गैलरी से ये देख रही थी। इतने ज़्यादा लोग उनकी नमाज जनाजा में आए कि मैं रोते रोते कुछ देर के लिए चुप हो गई और हैरान हुई कि अरशद से लोग इतना प्यार करते हैं। आज उन्हें गए 40 दिन हो गए हैं। लोग इनकी कब्र पर अब भी फूल नहीं खुश्क होने देते। हर वक्त वहाँ दुआ करने वालों, कुरान हानि करने वालों और फूल रखने वालों का रश लगा रहता है। मैं इन तमाम अक़ीदतों और मोहब्बतों का कर्ज़ कभी नहीं उतार सकती, और ना ही मेरी सेहत इस चीज़ की इजाज़त दे रही है कि मैं कुछ कर सकूं। जितनी हिम्मत होती है इतना इनके इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ। इसके बाद निडाल होकर रोने लग जाती हूँ। रवां साल में तवील अरसे तक बीमार रही। इसी दौरान अरशद पर
पर मुकदमा दर्ज होते गए। इनको गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। अरशद पर दर्ज होने वाले मुकदमात पर मैं बहुत हैरान हुई कि इतने मुहब्ब वतन सहाफ़ी से ये सलूक क्यों हो रहा है। जब भी इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ उन्होंने बहादुरी से इसका सामना किया, लेकिन मैं हर मुकदमे के इंदराज पर बहुत रोई। हम औरतें हसास होती हैं, जंगों से कतराती हैं, क्योंकि जंगों में हार हमेशा औरतों और बच्चों की होती है। पर अरशद तो करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे थे। वो हमेशा सबूतों के साथ बात करते और अपनी बात पर डट जाते। मैंने अरशद को बहुत बार कहा इतना सच नहीं बोलते, मैं बतौर बीवी डरती हूँ कि, लेकिन वो अपनी ज़ात में दरवेश थे। उनको वतन से बहुत मोहब्बत थी और करप्शन करने वालों से वो शदीद नाला थे। पूरे मुल्क में इन पर मुकदमा दर्ज हुए। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मेरा शोहर जो उस मुल्क के बड़े एंकर भी हैं के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। अरशद के जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ टूट गया है जो अभी ठीक नहीं हो सकता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह अपनी बिखरी ज़िंदगी समेट सकूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि गम इतना बड़ा है। जिस वक्त वो दुनिया न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ बने तो वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर था। मैं लाहौर गई तो मुझे लाहौर में बहुत अच्छा लगा। वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं इस वक्त कम उम्र थी, लापरवाह थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर गृहस्थी सीख ली। आज भी लाहौर में गुज़रा वक्त जब याद आता है तो लगता है एक फेरी टेल थी। अरशद दुनिया टीवी को अपनी फैमिली समझते थे। जब एक दिहाई बाद मैंने इनसे दुनिया अखबार ज्वाइन करने की इजाज़त मांगी तो वो बहुत खुश हुए और कहा कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि तुम अपने बड़े प्लेटफॉर्म पर लिखोगी, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा अपने एडिटर का एहतराम करना। मैं हर काम अरशद की इजाज़त से किया करती थी। वो किसी चीज़ से मना नहीं करते थे, लेकिन मैं इजाज़त लेना लाजमी समझती थी। जब वो मुल्क से बाहर चले गए तब भी वो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहे ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। मैं शौकिया काम करती थी। घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अरशद ने अपने ज़िम्मा ले रखी थी। वो मुझे अक्सर कहते यूट्यूब क्या कर रहे हो, यूट्यूब किया करो या टीवी से आने वाले ऑफ़र को रद्द मत किया करो, अपना टैलेंट ज़ाया मत करो। मैं उनको कहती घर में एक ही स्टार और सेलिब्रिटी होता है तो वो आप हैं, मुझे सिर्फ लखारी रहने दें। फिर वो कहते जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने मुझे हमेशा सोशल मीडिया यूज़ करने की आज़ादी दी और इसके साथ कभी मेरे कॉलम्स के मौज़ूआत पर दखल नहीं दिया, कभी मुझे मेरे आज़ादी इजहार राय से महरूम नहीं किया। वो बहुत मेहनत करते थे। उन्हें अंग्रेज़ी और उर्दू पर मुकम्मल अबूर हासिल था। आम एंकर्स की तरह वो टीम की मोहताज नहीं थे। खुद ही सारी रिसर्च कर लेते और मुकम्मल तैयारी के साथ अपना प्रोग्राम करते थे। अपने हर प्रोग्राम में पाकिस्तान को मसमत उजागर करते और मसल्ह अफवाज कुर्बानी को उजागर करते। उन्होंने हर मिलिट्री ऑपरेशन कवर किया, न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क भी मिलिट्री इवेंट्स को कवर किया। इनको लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे। वो बहुत आजिज़ी और इंकसारी पसंद करते थे, पर अपनी धुन के पक्के थे। किसी बात पर अगर कायम रहने का तहैया कर लेते तो फिर इनको कोई नहीं इस बात से हिला सकता था। इसलिए वो ना डरते ना झुके, ना कोई इनको खरीद सका। इसलिए इनकी आवाज़ खामोश करवा दी गई। पर इनका काम, इनके अक़वाल की शायरी की वीडियोज़ अवाम में बेदारी पैदा कर गए। वो शहीद हैं, ज़िंदा हैं। मैंने इनको 23 अक्टूबर को मैसेज भेजा कि मैं एक कॉलम पर काम कर रही हूँ। इस दिन मैं सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रही थी। कोरोना के बायस अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें इनहेलर लेना पड़ता है। मेरी दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी तो मैंने सोचा बजाय यही सोचती रहूं कि मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ काम कर लेती हूं। मैंने उनको मैसेज किया और ये हमारे दरमियान होने वाली आखिरी गुफ्तगू थी। दोस्तों, ये कॉलम का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड और थर्ड मेरी नई आने वाली वीडियो में आप सुन सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।